स्वागत है। आज चलते हैं अपना नया टॉपिक तैयारी कैसे करें। ठीक है, जैसे ऑप्शनल में आप हिंदी साहित्य लेते हो तो उसमें किस तरह तैयारी की जाती है। तो इस किताब का लेखक निषाद जैन आगे लिखते हैं, हिंदी साहित्य मेरा पसंदीदा विषय था। इसे पढ़कर मुझे एक खास किस्म का सुकून मिलता था। सिविल सेवा परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में भी हिंदी साहित्य अभ्यर्थियों का एक पसंदीदा विषय है। हिंदी माध्यम के छात्रों को इस विषय की ओर सहज रुझान रहा है। इस विषय की लोकप्रियता का कारण इसका रुचिकर होने के साथ साथ अंकदायी होना भी है। आप ऑप्शनल में वही विषय सुने जो अंकदायी हो, जिसका अंक अच्छा हो वही सुने। जैसे जिसका वेटेज अच्छा नहीं है, अंक अच्छा नहीं है, तो वो ना सुने तो ही अच्छा होता है। जैसे मैथमेटिक्स इंजीनियर के लिए एक अंकदायी विषय होता है, तो इंजीनियर फील्ड के जितने भी बालक बालिका है, जितने भी अभ्यर्थी है, वो मैथ ही सुने। ठीक है, जो साहित्य से जुड़ा है, मैं लेखक हूँ तो लेखक को हमेशा ही साहित्य ही सुनना सही है। आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वालों के लिए बेहतर प्रदर्शन के कुछ जरूरी बिंदु है। नंबर 1, पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकों को पढ़ जरूर ले ताकि व्याख्या करते समय सही संदर्भ में लिख सके। व्याख्या खंड में सही संदर्भ पहचानना बहुत ज़रूरी है। पद्य खंड में संदर्भ पहचानना आसान होता है और व्याख्या करना कठिन, जबकि गद्य खंड में संदर्भ पहचानना कठिन होता है और व्याख्या करना आसान होता है। ये बता रहा है जैसे हिंदी के दो खंड होते हैं, एक पद्य खंड और एक गद्य खंड। तो पद्य खंड में संदर्भ पहचानना आसान होता है, ठीक है, लेकिन व्याख्या करना पद की कठिन होती है। और गद्य में संदर्भ पहचानना आसान होता है, इतने कठिन होता है, पर व्याख्या करना हूबहू होती है और आसान होती है। नंबर 3, पूरे पाठ्यक्रम को एक बार जरूर पढ़ ले ताकि सब लेखकों और उनकी निर्धारित रचनाओं के बारे में आपको बेसिक जानकारी जरूर हो, ताकि मुश्किल वक्त में उसका प्रयोग कर पाए। अब नए पैटर्न में चयनात्मक अध्ययन से काम चलाना मुश्किल है, पर हाँ, हर खंड में कुछ अध्याय सुनकर उन्हें अधिक बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 4, क्योंकि अब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है और शब्द सीमा कम, इसलिए पूरे पाठ्यक्रम की थोड़ी थोड़ी जानकारी और समझ अवश्य रखें। हर टॉपिक को संक्षेप में तैयार कर ले। पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1, ऑप्शनल में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है प्रश्न पत्र, एक दूसरा होता है ऑप्शनल के 2 प्रश्न पत्र होता है। 500 नंबर की होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चलिए पढ़ते आगे। खंड के हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। देवनागरी लिपि संस्कृत की बेटी हिंदी किस तरह सामने आई, उसके बारे में आपको इसका इतिहास सारी चीज बतानी है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहे। क्या इतिहास रहा। प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 2 में होती है पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य का मतलब जो कविता के रूप में, और गद्य का मतलब एक कहानी के रूप में। ठीक है। प्रश्न पत्र 1 के खंड खे हिंदी साहित्य का इतिहास को ढंग से तैयार कर ले, प्रश्न पत्र 2 में भी काम आएगा। हिंदी साहित्य का विकास इस तरह हुआ जिसे इसे क्रमबद्ध तरीके से मोटे तौर पर समझ ले। विभिन्न लेखकों एवं कवियों के कथन और काव्य पंक्तियां दोनों प्रश्न पत्रों, विशेषकर द्वितीय प्रश्न पत्र में विशेष महत्व रखती है। उदाहरण देने से
आपके कथन और तर्कों की पुष्टि हो जाती है, इसलिए प्रसंग के अनुरूप उदाहरण लिखने में हिचकिचाए नहीं, पर ध्यान दे उदाहरण प्रासंगिक और संगत लगने चाहिए, ऊपर से थोपे हुए नहीं। नंबर 3, आपने इन कोटेशंस को जहां भी नोट किया है, बेहतर होगा कि एक डायरी बना ले, आप एक रूटीन टाइम की डायरी बना ले, इस नोट को और तारीख के मुताबिक ही लिखे, यानी आज दिनांक इतनी है, आज दिनांक 10/9/2024 से ये टॉपिक हमने पढ़ा, ये देखा, वो लिख ले, ये इसका वीडियो देखा, ये सारी चीज़ लिख ले तो आपको मेमोराइज अच्छी रहेगी, स्मृति शक्ति आपकी बढ़ेगी। वहां से इन्हें निरंतर दोहराते रहे, पर साथ ही हर पंक्ति के साथ उसका प्रसंग या प्रतिपाद्य जरूर लिख ले। मसलन कबीर की भाषा के बारे में लिखते हुए संस्कृत है, कूप जल भाका बेता नीर लिख सकते हैं, या काहेरी नलनी, मतलब कौन सा नल है यहाँ पानी की, तू कम हिलनी से कबीर के दर्शन और रहस्यवाद को जोड़ ले। नीलकत काने में गुटरू वनी आवत, ठीक है, मतलब किलकत यानी आवाज, काने, काने की आवाज गुटरूमनी तक आती है, इसके मतलब सुर के वात्सल्य का अच्छा उदाहरण है समन्वय बातचीत, मतलब उनका करे समस्त विजयनी मानवता को जाए, ठीक है, मानवता के लिए ये समन्वयी बातचीत ही अच्छी मानवता को कायम करती है। कामयानी के समरसता के दर्शन को प्रतिपादित करती है। नंबर 4, ठीक है, भाषा खंड को लेकर अभ्यर्थियों में एक अजीब सा भय रहता है। दरअसल यह खंड कम मेहनत से अधिक अंक देता है और इसकी सभी यूनिट्स को संक्षेप में तैयार कर ले, जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में से प्रत्येक की अगर आपको 6-7 विशेषताएं पता है तो इतना काफी है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा को ठीक से तैयार करना बेहतर विकल्प है। व्याकरणिक अशुद्धियों से बचने का अभ्यास, सहज व सरल भाषा का प्रयोग और अभ्यास करना जरूरी है। धीरे धीरे लेखन कौशल विकसित होता जाएगा। और अब टॉपिक है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ठीक है, तो हमेशा यही फिराक में रहे कि अच्छी चीज़ें ही पढ़ते रहे, ठीक है, क्या पढ़े इससे बेहतर है क्या नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े, तो आप इस बात की पुरजोर ध्यान रखें कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें निशांत जैन ने जो चीज़ें लिखी है इस पर मुख्य फोकस दिया जाए, ठीक है। तो नंबर 1 है इसकी पाठ्यक्रम में निर्धारित सारी मूल टेक्स्ट बुक पढ़ें, ठीक है, जितनी भी आपके पाठ्यक्रम में यूपीएससी में दी हुई है वो सभी पाठ्यक्रम पहले पढ़ें। फिर एनसीईआरटी 11वीं कक्षा तो साहित्य शास्त्र परिचय पढ़े, फिर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़े, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की, और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का पढ़े, हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बहारी का पढ़े, साय अवार्ड डॉक्टर नामवर सिंह का पढ़े, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़े, कविता के नए प्रतिमान नामदर सिंह का पढ़े, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़े, और किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स देख ले, ठीक है, दिव्या दृष्टि का हो, ओजांग का हो, कोई भी हो, अच्छी लगती है आपको वो देख ले। यदि रुचि हो तो एक साहित्यिक पत्रिका जैसे आजकल या नया ज्ञान दिए पढ़ सकते हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा
और आप साहित्य की नवीनतम प्रवृत्ति के प्रति भी सहज हो पाएंगे। अब सवाल आया उत्तर कैसे लिखें। अब उत्तर किस तरह लिखा जाता है, उसकी क्या मेथड है, उसका क्या तरीका है, इसके संदर्भ में हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो लेखक क्या लिखते हैं इसमें। उत्तर लिखते समय हमें समग्रता और सलिष्टता से काम लेना चाहिए। क्रमबद्ध और व्यवस्थित लिखो, स्टेप बाय स्टेप, यानी ऐसे ना लिखो सीधा फोर्थ स्टेप पर सट जाए, फोर्थ सीढ़ी पर सट जाए, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी इस तरह के टॉपिक लिखे, सीक्वेंस वाइज लिखे। ठीक है, यही कहना चाहता है। नंबर 3, कथन की पुष्टि हेतु यथासंभव उदाहरण देना ना भूले। यानी जो कथन आपने उदाहरण दिया है, परिभाषा लिखी है, तो उसका एक उदाहरण देना बनता है। उदाहरण के बिना अगले एग्जामिनर के समझ नहीं आती है कोई चीज। अगर पूरी कोटेशन याद ना आए तो सिग्नल इन्वर्टेड कोमा लगाकर आधी या चौथाई कोटेशन भी लिख सकते हैं। अगला सोचेगा इसमें कुछ भी आ सकता है, ये हमें एक ऑप्शन देकर गया, तो समथिंग आपको उसमें पॉइंटों में नंबर बढ़ा सकता है। ठीक है। नंबर 5, पैराग्राफ बनाकर लिखे, बुलेट पॉइंट नहीं। ठीक है, पैराग्राफ से लिखे, बुलेट पॉइंट मतलब पॉइंट बनाकर ऐसे मत लिखे। ठीक है। और नंबर 6, साफ सुथरा और व्याकरणिक दृष्टि से सही लिखने की कोशिश करें। यदि चाहे तो महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और रिवीजन अनिवार्य है इसमें। ठीक है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उसे 1-2 बार जरूर दोहरा ले। एक डायरी में ये नोट कर ले कि आपने पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा कहाँ से पढ़ा है। दोहराते वक्त काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीजें। तो इसमें विथ डेट भी लिख लें। परीक्षा के एक दिन पहले दोहराने के पहले कुछ अति महत्व दोहराने के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण संक्षिप्त पॉइंट्स भी तैयार कर ले। मतलब कीवर्ड लिख दे, इसका कीवर्ड क्या है, इसका क्या है, ये चीजें भी लिखना बहुत ज्यादा आपको अनिवार्य है। ठीक है। और इसका बेनिफिशियल बहुत है, फायदा बहुत है। फुर्सत में या मौका मिलने पर मूल टेक्स्ट बुक्स को यूं ही पढ़ते रहे और परीक्षा के पूर्व अनावश्यक विस्तार से बचते हुए पूरे पाठ्यक्रम को संक्षेप में दोहरा ले। तो आज तो इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति।